गुड मॉर्निंग। आज बीए प्रथम वर्ष के इतिहास के टॉपिक पर अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता को, और वैदिक सभ्यता के बाद अगर देखें तो महाजनपद का युग आया। और महाजनपद युग में चूंकि अपने सिलेबस में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वैदिक सभ्यता के बाद, उस टॉपिक्स का नाम है मौर्य साम्राज्य। आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर मौर्य साम्राज्य के बारे में भी पढ़े तो कहते हैं मौर्य वंश की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तरफ देखा जाए तो इसके पढ़ेंगे मौर्य वंश के जितने भी शासक हैं, मौर्य शासकों का जीवन वर्त और राजनीतिक उपलब्धियां। और दूसरा भाग देखें तो कहते हैं कला, साहित्य एवं प्रशासन। तो मौर्य वंश, पूरे मौर्य साम्राज्य को अपन भी दो भागों में पढ़ेंगे। एक मौर्य शासकों का जीवन वर्त या राजनीतिक उपलब्धियां, और दूसरा पढ़ेंगे कला, साहित्य और प्रशासन। अपने लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका अंक भार अधिक है, इसके बजाय इसका अंक भार थोड़ा कम है, लेकिन चूंकि दोनों ही अपने सिलेबस में है तो पहले अपन पढ़ रहे हैं मौर्य शासकों का जीवन वर्त या राजनीतिक उपलब्धियां। और इनमें भी अपने जितना भी कोर्स में है उसमें देखा जाए तो सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और तीसरा जो था वो है अशोक। तो कहते हैं इन तीन शासकों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अब जब तीन शासकों का अध्ययन कर रहे हैं तो इनका कालक्रम और ये चीज पढ़ेंगे। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं तीनों शासकों का जीवन वर्त, राजनीतिक उपलब्धियां, और इससे शुरुआत कर रहे हैं। ये पार्ट्स अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे, यानी सेकंड पार्ट में अपन मौर्य साम्राज्य को सेकंड पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो सेकंड पार्ट में कला, साहित्य और प्रशासन का अध्ययन करेंगे। अब देखें तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझनी जरूरी है। और जब कहते हैं मौर्य साम्राज्य अस्तित्व में आया तो उस समय कैसी परिस्थितियां थी, किन कारणवश ये अस्तित्व में आया। इससे पहले भारत की विशेष करके एक जनपद था और सबसे बड़ा जनपद था मगध, उसकी तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी, उस समय उसका शासक कौन था। तो कहते हैं कि इससे पहले जो 16 महाजनपद थे, और जब भी 16 महाजनपद पढ़ने हो तो कहते हैं 16 महाजनपदों का उल्लेख सिर्फ दो ग्रंथों में मिला है, और वो है एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, और दूसरा बौद्ध ग्रंथ है और जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। और इन्हीं 16 महाजनपदों में अगर सबसे समृद्ध और सबसे विशाल, और कहते हैं उस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई जनपद था तो वो था मगध। और यहीं से अपन शुरुआत कर रहे हैं। कहते हैं मगध साम्राज्य बहुत विस्तृत था, और जिस समय मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई उससे ठीक पूर्व मगध पे नंद वंश का शासन था। और इसका एक राजा था घनानंद। कहते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां आई जिससे घनानंद यानी नंद वंश का पतन हुआ और मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो कहते हैं घनानंद जो था, कई ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया ये क्रूर और अत्याचारी था, लेकिन कहते हैं इसका ही एक प्रधानमंत्री था। ध्यान रखना, घनानंद का भी प्रधानमंत्री था, और वो था चाणक्य, जिसको क्षणक कहा गया है। अब ये चाणक्य जो था, आपने कई बार इसका नाम पढ़ा है, कौटिल्य। तो कौटिल्य भी यही है, और एक नाम और पढ़ा होगा विष्णुगुप्त। अगर तीनों नामों के संदर्भ में कुछ भी पूछा जाए तो तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं।
अब देखो, घनानंद का प्रधानमंत्री चाणक्य, अब कहते हैं कि उसके दरबार में किसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री यानी चाणक्य और घनानंद में कहते हैं कि मतभेद हो गए, और इसके कारण घनानंद ने भरे दरबार में चाणक्य को देश निकाला दे दिया। इसने अपने आप का इसे अपमान समझा, और कहते हैं इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने सौगंध खा ली कि जब तक मैं घनानंद का समूल नाश नहीं करूंगा तब तक कहते हैं कि मैं वापिस इस मगध की राजधानी पे नहीं आऊंगा। तब कहते हैं वो सौगंध खा करके निकल गया। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि मूल रूप से था कहां का, तो कहते हैं कि इसके बारे में इतनी तो चीजें पता नहीं है, लेकिन फिर भी कई ग्रंथों में लिखा गया है कि इसका जो मूल स्थान था वो पश्चिमोत्तर भारत था। पश्चिमोत्तर में भी कौन सा? तक्षशिला। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था चाणक्य, वो वहां पढ़ा हुआ था। अब चाणक्य वापिस आ गया तक्षशिला की तरफ पश्चिमोत्तर भारत में, और पश्चिमोत्तर भारत में ही उसे एक लड़का मिला, जैसे कहते हैं कि एरियन, जस्टिन वगैरह, तो इनको सेंड्रोकोटस के नाम से भी जानते हैं। उस लड़के की बुद्धि और उसके आधार पर उन्होंने उसका सिलेक्शन किया, और वो लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी जो माता थी, इस माता का नाम मूर था, और उस मूर से व्युत्पन्न मौर्य हुआ है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मिला चाणक्य से, और कहते हैं इन्होंने अपनी सेनाएं तैयार की, और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर दिया, और पराजित करके कहते हैं एक नए वंश की नींव डाली, और वो नींव थी मौर्य वंश की। और ये मौर्य वंश की नींव डाली थी 322 ईसा पूर्व, और पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। कहते हैं पाटलिपुत्र उस समय इतने समृद्ध शहरों में था कि अगर पाटलिपुत्र की जब स्थापत्य कला पढ़ेंगे अपन, उसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे। कहते हैं महल थे, वो कहते हैं कि उस महलों के समकालीन उस समय विश्व में कई महल नहीं थे, इतनी जबरदस्त स्थापत्य कला थी। और जितने भी यूनानी या इतिहासकार आए, लेखक आए, उन्होंने इसका विस्तृत अध्ययन भी किया है। तो कहते हैं 322 में इसने स्थापना कर दी मौर्य वंश की। तो कहते हैं मौर्य साम्राज्य को जब भी पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे 322 ईसा पूर्व से। ठीक है, यहां से इनकी मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो कहते हैं यहां से प्रारंभ हुआ है, और यहां से अपन बारी बारी से 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो इसका कालक्रम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन अपन 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में, क्योंकि अपने सिलेबस में ये 3 शासकों के बारे में विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। अब पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। अब जो मौर्य वंश है उसकी जानकारी के सोर्स क्या अपने पास? अब कहा जाए कि मौर्य वंश की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत थे उसमें देखा जाए तो एक तो था कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ध्यान रखना इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ भी जानकारी नहीं है। इसमें ये पूरा ग्रंथ राजनीति को समर्पित है और प्रशासन को समर्पित है। तो कहते हैं कौटिल्य की थी। इसके अलावा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, एक कलहन की राजतरंगिणी से भी इसका वर्णन मिलता है। तो कहते हैं 3 तो ये थे। इसके अलावा एक था मैगस्थनीज की इंडिका, इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ भी थे जिसमें अपन दीपवंश, महावंश, इनके बारे में कह सकते हैं कि ये साहित्यिक स्रोत। इसके अलावा जैन ग्रंथ में भद्रबाहु ने एक ग्रंथ लिखा था कल्पसूत्र। इन सब से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये तो इनके जानकारी के साधन थे कि अपने पास साहित्यिक स्रोत क्या है जिनके बारे में अपन इनसे जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अलावा ये जानकारी के स्रोत हो गए। दूसरा, मौर्य वंश के बारे में सबसे बड़ी चीज है, और वो है अशोक के काल में जितने भी शिलालेख थे
वो अपने जानकारी के 14 शिलालेख थे उसके, और कुल 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कई ग्रंथों में 7 स्थानों का उल्लेख है। तो कहते हैं कि वो अभिलेख है, वो अभिलेख ही जानकारी के पुख्ता सबूत कहे जाते हैं। अब ये चीज तो हो गई यहाँ। तो कहते हैं वो चूंकि ये साहित्य और अभिलेख वगैरह ये सब अपन कला साहित्य में विस्तृत अध्ययन करेंगे, इसलिए कहते हैं यहाँ सिर्फ अपन उनके जीवन व्रत को ही समझते हैं एक बार, लेकिन फिर भी मोटी मोटी चीजें बता दी गई है। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो शासन काल था, मैं शासन काल लिख रहा हूं यहां, 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक, ये है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। अब देखो इस शासनकाल में इसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 में अपना शासन स्थापित किया। इसके बाद उसने अपनी सीमाओं का विस्तार किया। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो ईरान से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से लेकर मैसूर तक, इतना बड़ा साम्राज्य जितना वर्तमान का भारत जो देखा जाए उससे भी विस्तृत था। तो कहते हैं इतने बड़े भूभाग का जो शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके शासनकाल में क्या हुआ, यूनानी आक्रमण हुआ, यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और जो यूनानी आक्रमण हुआ वो हुआ था यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। तो कहते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने यूनानी आक्रमण किया। अब सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण तो कर दिया कहते हैं, लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ तो कहते हैं इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया। अब इस बात से ही पता लगाया जाता है कि सेल्यूकस निकेटर यूनान का बहुत बड़ा सम्राट, और कहते हैं उसने सब स्थानों पर कब्जा कर लिया था और सब क्षेत्रों पर अधिकार करते हुए वो भारत की तरफ बढ़ा था और भारत के शासक चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गया। तो कहते हैं इससे इस बात की तो पुख्ता जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य समकालीन शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। अब इसकी ये उपलब्धि थी कि इसने यूनानी शासक को हरा दिया। तब कहते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का जो विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य से उसकी पुत्री का विवाह हुआ, उनके बीच में समझौता भी हो गया। इसके बाद वहां से कई लोग आए, कई इतिहासकार आए, और इनमें एक इतिहासकार प्रमुख था और वो था मैगस्थनीज। इसने भारत की यात्रा की और भारत की यात्रा के जितने भी संस्मरण थे, अपने यात्रा वृत्तांत थे, वो उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखे। याद रह जाएगा, इंडिया के बारे में लिखा है तो वो कहां लिखा है, इंडिका में। तो ये भी बहुत बड़ा साहित्यिक स्रोत है। कम से कम अपन पढ़े कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी में, तो कहते हैं इसके लिए ये इंडिका महत्वपूर्ण ग्रंथ साबित होता है। तो ये थी यूनानियों के बारे में चीजें। इसके अलावा कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पूरा शासनकाल था उसमें उसने अपने शासनकाल को कहते हैं 5 भागों में बांट लिया था। तब कहते हैं उत्तर की दिशा में, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य, ये 5 प्रशासनिक केंद्र थे उसके। और 5 प्रशासनिक केंद्र कौन से थे? उत्तरापद की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला, जो पश्चिमोत्तर सीमा पर अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित था। जो दक्षिण में था वो था सुवर्णगिरी, कर्नाटक में स्थित है। पूर्व में जो था वो था तोसली, और तोसली उड़ीसा में है। जबकि पश्चिम में था वो था उज्जैनी, जिसको वर्तमान में अपन उज्जैन कहते हैं। और जो एक प्रकार से आप उज्जैनी लिख लो ताकि आपके भी ठीक रहेगा। और जो मध्य में था, और मध्य का मतलब इनका जो मुख्य हेडक्वार्टर था वो उनकी राजधानी पाटलिपुत्र था। और यही पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना कहलाता है, जो बिहार की राजधानी है। तो कहते हैं इतने 5 भागों में उसने उत्तर का पूरा प्रशासन तक्षशिला के हवाले किया, उसकी राजधानी तक्षशिला रहेगी। दक्षिण का जो काम काज है वो सब प्रशासन सुवर्णगिरी में, पूर्व का जितना भी प्रशासन का काम तोसली से होगा,
पश्चिम का सब उज्जैन से होगा और मध्य से पाटलिपुत्र। ध्यान रखना एक चीज, जब अशोक पढ़ेंगे तो अशोक जब बिंदुसार के शासनकाल के बाद शासक बनता है तो कहते हैं जिस समय वो शासक बना उस समय वो उज्जैन का गवर्नर था। हर जगह गवर्नर बनाए जाते थे और वो वहां की व्यवस्था देखते थे और अपने सभी सूचनाओं को, सभी जानकारियों को पाटलिपुत्र तक पहुंचाते थे। सेल्यूकस जो निकेटर था, ये जब हिंदुस्तान आया तो इसने पाटलिपुत्र को यानी पटना को पोलीब्रोता का, यानी पोलीब्रोता किस शहर के बारे में कहा गया, किस नगर के बारे में, वो पाटलिपुत्र के बारे में। किसने कहा था? सेल्यूकस निकेटर ने। तो कहते हैं यूनानी लोग पाटलिपुत्र को पोलीब्रोता के नाम से जानते थे, जिनका उल्लेख अधिकतर इतिहासकारों ने, यूनानी इतिहासकारों ने किया है। तो ये 5 भाग थे, इन 5 भागों में उसने अपने पूरे साम्राज्य को डिवाइड कर दिया था। ये था अपने लिए चंद्रगुप्त मौर्य। अब क्या हुआ, अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण किया था। और उस समय जैन एक साधु था जिसका नाम था भद्रबाहु। ध्यान रखना, जैनों में 2 परंपराएं हैं। एक कहते हैं कि जैन आगे जाकर के 2 भागों में विभक्त हो गए थे। तो एक थे श्वेतांबर और एक थे दिगंबर। और ये जो भद्रबाहु था ये दिगंबर का समर्थक था, जबकि एक स्थूल भद्र हुआ है तो स्थूल भद्र श्वेतांबर का था, जबकि दिगंबर का भद्रबाहु था। और इसी भद्रबाहु से दीक्षा ली थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने थे। और अंतिम दिनों में ये श्रवणबेलगोला चले गए, कर्नाटक में है। और वहां कहते हैं संलेखना विधि, बिना तपस्या में लीन हो गए थे, जिसको कहते हैं संथारा। इस विधि द्वारा, उपवास द्वारा उन्होंने संलेखना की, उपवास या संथारा के विधि द्वारा जो उपवास किया और उस उपवास के फलस्वरूप उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। अब है बिंदुसार। इसका जो शासक काल है वो है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। अब अगर देखा जाए बिंदुसार का शासनकाल तो कहते हैं, अब अगर अपने इससे पहले पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में भी सिर्फ जीवन वर्त पढ़ रहे हैं। इनकी जितनी भी कला, संस्कृति है, साहित्य है, प्रशासन है, उसका अपने अलग टॉपिक है और उस टॉपिक में अपन इसको ज्यादा पढ़ेंगे। ये वापस एक बार रिपीट हो जाएंगे अपने। तो अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ जीवन वर्त। कहते हैं 298 में, इसी में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम आपको पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने जैसे ही शासन संभाला, इसने भी क्या कर दिया, यूनानी जितने भी थे वहां से संबंध इन्होंने भी अपने मजबूती से रखे। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है, बिंदुसार के बारे में, कि ये भारत का पहला शासक है जो शल्य चिकित्सा से जन्म लिया था इसने। यानी सिजेरियन जिसकी हुई, वो सिजेरियन हुई थी बिंदुसार की माता की, और उसके फलस्वरूप जन्म लिया बिंदुसार ने। तब कहते हैं कि इसकी माँ जो थी उसके गर्भावस्था में ही कहते हैं शरीर में कुछ पॉइजन सा फैल गया। तब किसी वैद्यों ने, उस समय जो रहते थे वे, उन्होंने कहा कि भाई यदि बच्चे को बचाना है तो कहते हैं इसको, कहते हैं जन्म लेने से पहले ही शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, नहीं तो बच्चा भी मर जाएगा। तब कहते हैं बच्चे को बाकायदा शल्य चिकित्सा हुई, और ये भारतीय इतिहास की पहली घटना है जब शल्य चिकित्सा से जन्म ले रहा बच्चा। और जब लिया तब कहते हैं माँ के शरीर में जो जहर फैल गया था, उस जहर का अंश उसके ललाट पे लग गया। इसलिए कहते हैं कि एक बिंदु बढ़ गया, सार यानी जहर, यानी जो उसके अवशेष थे, उस जहर का अवशेष, उससे उसके ललाट पे एक बिंदु सा स्थिति हो गई। इसलिए उसका नाम ही रखा गया बिंदुसार, जो किस विधि से जन्म लिया उसने, शल्य चिकित्सा से। अब देखिए, कहते हैं बिंदुसार ने विवाह भी खूब किए। तो इसके 100 पुत्र थे। कई ग्रंथों में ये लिखा हुआ है इसका वर्णन कि इसके 100 पुत्र थे, और इसमें ही था एक अशोक। अब अशोक इसका पुत्र था। इसके 100 पुत्रों में एक अशोक भी था।
इसके समय में भी प्रशासन की जो स्थिति थी, वो प्रशासन की स्थिति वो की वो ये जो 5 भागों में बंटी हुई थी। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो प्रधानमंत्री के पद पर था वो था कौटिल्य। अब ध्यान रखना, बिंदुसार के शासनकाल के प्रारंभिक समय में भी प्रधानमंत्री रहा है, और वो कौन रहा है? चाणक्य या कौटिल्य। ये ही प्रारंभिक दिनों में प्रधानमंत्री था, यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद जब उन्होंने प्राण त्याग दिए, तो उसके बाद जब बिंदुसार शासक बना तो कहते हैं उस समय भी यही प्रधानमंत्री थे। तो कहते हैं चाणक्य दो मौर्य वंश के शासकों के समय प्रधानमंत्री रहा है, एक चंद्रगुप्त के समय और दूसरा बिंदुसार के समय। बिंदुसार के समय इसके अलावा कोई विशेष उपलब्धियां नहीं है, चूंकि अपन सिर्फ यहाँ जीवन वर्थ पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं बिंदुसार आया, और बिंदुसार के शासनकाल के अंतिम दिनों में एक नया शासक आया, अशोक। इसका जो जीवन काल है, शासनकाल जो है वो है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। और कहते हैं कि भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं वो हुए हैं अशोक के शासनकाल में, इसलिए इसको अशोक आदि ग्रेट भी कहा जाता है। अब देखो, इतना ग्रेट कहा जाता है, लेकिन कहते हैं जीवन में कुछ न कुछ तो ऐसी घटनाएं हुई जो उनके लिए कलंक साबित हो गई। अब कहते हैं 273 में इसने राजकार्य संभाला, लेकिन कहते हैं इसने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासन संभाला था। बिंदुसार की इच्छा नहीं थी कि वो अशोक उत्तराधिकारी बने, लेकिन कहते हैं इच्छा के विरुद्ध इसने शासन संभाला। जिस समय शासन संभाला उस समय वो उज्जैन का गवर्नर था। बिंदुसार की मृत्यु के तत्काल बाद वो वहां गया, अपने आप को शासक घोषित कर दिया, लेकिन उसके लिए विडंबना थी बिंदुसार के 100 पुत्र, यानी उसके 99 भाई। अब 99 भाई कहते राज भी कर लिया, लेकिन 99 भाई उसके लिए राह का रोड़ा थे। तब कहते हैं उन्होंने 99 भाइयों का चुन चुन के कत्ल किया। जंगलों में कोई भाग गए तो गुफाओं से निकाल करके सब जगह करके, कहते हैं 4 वर्ष तक उसने यही काम किया, और 99 भाइयों का कत्ल करके ये वास्तविक राज्यारोहण, ध्यान रखना ये इसका शासक बनने का कालक्रम है, लेकिन इसका वास्तविक राज्यारोहण हुआ था 269 ईसा पूर्व में। यानी उसको 4 वर्ष लग गए थे अपने भाइयों का निपटारा करने में, और अपने भाइयों का निपटारा करने के बाद वास्तविक राज्यारोहण उसने कराया 269 ईसा पूर्व में। कहते हैं कि अपने वास्तविक राज्यारोहण के ठीक 8वें वर्ष, मतलब उसमें ये नहीं लिखा कि कब हुआ, लेकिन ठीक 8वें वर्ष एक ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी 261 ईसा पूर्व में, कलिंग की लड़ाई। कलिंग उड़ीसा में है, और कहते हैं कलिंग की लड़ाई में उसने निहत्थे लाखों लोगों को मार दिया गया। कहते हैं और इन अपराधों के फलस्वरूप जब कहते हैं वो विशाल लोगों का कत्ल हुआ, विशाल क्षेत्र को कब्जे में किया, अधिकतर लोगों का कत्ल हुआ, तब वो जिस रास्ते से कलिंग पर अधिकार करने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में रोते बिलखते बच्चे और वो मिले उसे। तब कहते हैं उनको देख करके उसका हृदय पिघल गया, और उसने कहते हैं तलवार की नीति छोड़ दी। ध्यान रखना, एक शासक तलवार की नीति त्याग रहा है, तो कलिंग युद्ध के बाद उसने तलवार की नीति त्यागी है। जबकि ग्रहण कौन सी की है? धम्म की नीति। ध्यान रखना, अशोक ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था, शैव धर्म का मतावलंबी था, लेकिन कालांतर में उसने क्या कर दिया? उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है, जबकि उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण किया था। ये याद रखना है आपको। तो कहता है तलवार की नीति कलिंग युद्ध के बाद छोड़ी, और अपना ही कौन सी है? धम्म की नीति। धम्म की नीति में क्या था? अहिंसा का पालन था। अब एक राजा अहिंसा का समर्थक होगा तो कहते हैं कि फिर उस राज्य का, मतलब उस वंश का या उस राजा का पतन होना निश्चित है। लेकिन फिर भी चूंकि अशोक के बारे में लोगों में इतना डर सा बैठ गया था कि अशोक के शासन काल में तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे उसने जो नीति त्यागी उसके परिणाम ये हुए कि कालांतर में अशोक की जो नीतियां थी, उस नीतियों के फलस्वरूप ही अशोक के इस जो मौर्य वंश है उसका पतन हो गया। और उस पतन के समय कहते हैं कि जो दक्षिण भारत में कुछ राजवंश थे, जिसमें प्रमुख है चोल, चेर और पांड्य, वो कहते हैं कि वापिस उदय की ओर आ गए। उन्होंने जैसे तैसे अशोक के शासनकाल में तो विद्रोह नहीं किया, लेकिन अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए उसके शासनकाल में विद्रोह कर दिया। और कहते हैं कि इसी वंश के बाद में एक नया वंश आएगा, शोंग वंश। लेकिन चूंकि अपने तो अशोक तक ही है,
तो कहते हैं उसको पढ़ना है। और कहते हैं 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। ठीक है, और कहते हैं इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र दशरथ शासक बना। ठीक है, कई इतिहासकार एक और पुत्र का उल्लेख करते हैं, लेकिन चूंकि शासक दशरथ ही बना था तो कहते हैं ये दशरथ शासक बना। दशरथ और अशोक दोनों ने गुफाओं पर खूब कार्य किया है, लेकिन इसके बारे में, अशोक के बारे में पढ़ा जाए तो अशोक ने अभिलेखों पे ज्यादा काम किया है। भारत में पहली बार शिलालेख जो भी बनाए गए वो अशोक के शासनकाल में बनाए गए थे। तो कहते हैं उसको अपन विस्तृत रूप से कला साहित्य में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहां पढ़ते हैं कि इसने क्या हुआ, डेरियस प्रथम ईरान का एक शासक था, डेरियस, जिसको दारा भी कहा जाता है, उस दारा से प्रेरणा ली और अभिलेख प्रारंभ किए थे उसने। लेकिन जो अभिलेख भारत में थे उन अभिलेखों की खोज किसने की, क्योंकि ये काल तो चला गया था। उसके बाद कौन ऐसा व्यक्ति आया जिसने ये पता लगाया कि भारत में ऐसे अभिलेख भी है। तो कहते हैं एक व्यक्ति आया था 1750 ईस्वी में, नाम था टिफेन थैलर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिफेन थैलर वो आदमी है जिसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। लेकिन सिर्फ खोज की है उसने उसको पढ़ नहीं पाया था। तब कहते हैं इसको पढ़ा था, अशोक के अभिलेखों को जो पढ़ा, उस अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले के बारे में अगर देखें तो वो था जेम्स प्रिंसेप। और इसने सबसे पहले जो ब्राह्मी लिपि थी उस ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया था, और ये काम किया था उसने 1837 ईस्वी में। तो अपने को याद रखना है, खोज करने वाला कौन है, टिफेन थैलर। अशोक के अभिलेख को किससे प्रेरणा ली थी, डेरियस दारा से। और कहते हैं कि इसकी लिपि को किसने पढ़ा है सबसे पहले, तो जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के जितने भी अभिलेख है वो ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो ब्राह्मी लिपि के अलावा उसके समय में कई प्रकार की लिपियां थी। जैसे अपन देखें तो यूनानी लिपि में भी थे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटली ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। भारत के अधिकतर जितने भी अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में। बाकी जितनी भाषाओं में लिखे गए, कौन कौन से अभिलेख थे, कहां से प्राप्त हुए, वो सब अपन कला में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज याद रखनी है, अशोक का नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। जो अशोक का नाम है वो अशोक का नाम ज्यादातर अभिलेखों में देवनाम प्रिय या फिर पियदस्सी ये मिलता है। सिर्फ दो अभिलेख ऐसे हैं और उनके नाम है मास्की और गुर्जरा। ये दो अभिलेख, सिर्फ दो अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, बाकी सभी अभिलेखों में देवनाम प्रिय या पियदस्सी मिलता है। ये था अशोक। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अपन अशोक पूरे मौर्य वंश के कला और साहित्य को। और जब कला साहित्य पढ़ेंगे तब कहते हैं वापिस ये बारी बारी से रिपीट हो जाएंगे, और वो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो यूनिवर्सिटी के हर एग्जाम में पूछे गए उस पर ज्यादातर सवाल, तो इसलिए कहते हैं वो और महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पार्ट फर्स्ट है, उसको पार्ट सेकंड में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।